नमस्ते दोस्तों, चाइना सबसे पावरफुल देशों में से है और क्या आप सोच सकते हो आज से 40 साल पहले चाइना का पॉवर्टी रेट 90% से भी ज्यादा था। गरीबी और भुखमरी से पूरे देश में खराब हालत थी। फिर अगले 30 सालों में बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि चाइना कहां से कहां पहुंच गया। साल 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था और आज के दिन चाइना करीब 20% है ग्लोबल जीडीपी में। अब चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसे ध्यान में रखकर चाइना को सुपर पावर देश कह सकते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। China was emerging from its Cultural Revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower in just 4 decades? चाइना का नाम चाइनीज वर्ड कीन से आता है। इसका प्रोनाउंसिएशन चिन किया जाता है। चिन एक ओल्ड डायनेस्टी का नाम था जिसने आज से 2000 साल पहले चाइना पे रूल किया था। इसीलिए हम चाइनीज लोगों को चीनी कहकर पुकारते हैं। इंडिया में पहली बार शुगर चाइनीज आदमी ही लेकर आया था। पहले हम शुगर या गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे। एक और फैक्ट ये है कि चाइनीज लोग अपने देश को चाइना करके नहीं बुलाते, वो अपने देश को झोंगो कहते हैं। इसका मतलब होता है मिडिल किंगडम। ये नाम चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। मैप में देखे तो चाइना वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री है और इसकी बॉर्डर इंडिया से लगती है, लेकिन उनकी ज्यादा पॉपुलेशन ईस्ट कोस्ट की तरफ रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा उपजाऊ जमीन उस ओर है और वेस्ट में हिमालय पहाड़ ही इलाका ज्यादा बसता है। अपनी साइज के हिसाब से चाइना बहुत ही पावरफुल किंगडम हुआ करता था 19th सेंचुरी में। फिर चाइना पर ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया और चाइना को लूटा गया। इसी के कारण 1839 से 1949 के बीच सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का नाम दिया गया। इस बीच चाइना ड्रग्स से एडिक्ट हो चुका था और इसी से चाइनीज के लोग तबाह हो गए थे। इसे आगे बात करें तो साइनो जापानीज वॉर 1894 में होता है। इसका कारण टेरिटोरी थी जिसे दोनों देश लेना चाहते थे। इस समय चाइना पार्किंग डायनेस्टी का राज था। 1937 और 1945 के बीच बहुत अत्याचार होते हैं चाइना में जापानीज लोगों के द्वारा। चाइना वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है एलीड फोर्स के सहारे। वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद चाइना में सिविल वॉर शुरू हो जाता है 1927 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच। ये सिविल वॉर 1949 तक चलती है और फिर खत्म हो जाती है और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है। नेशनलिस्ट पार्टी के लोग हारने के बाद पास ही में एक आइलैंड पर चले जाते हैं जिसे आज ताइवान कहते हैं। अब चाइना पर माओ जेडोंग का रूल शुरू होता है। इसी कारण 1 अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज बोर्न। Leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是任何敌人也攻不破的。माओ जेडोंग के रूल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और स्टील प्लांट बनाए गए। इसके कुछ साल बाद माओ की मास्टर स्ट्रोक पॉलिसीज के कारण हालत बहुत खराब हो गए और भुखमरी से लोगों को जूझना पड़ा। इस बीच 20 से 30 लाख लोग मारे गए। इस हादसे के बाद माओ को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा चाइनीज और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन आया जिसके तहत माओ को कंट्रोल दिया गया और ऑपोजिशन पार्टी पर जुल्म करवाए गए। फिर स्टूडेंट्स की एक आर्मी बनाई जाती है रेड गार्ड्स के नाम से। ये स्टूडेंट्स माओ के लॉयल सोल्जर है और इनकी पहचान हाथों में आर्म बैंड्स से पता चलती है और बुक भी लिए घूमते थे जो रेड कलर की ही थी। कुछ माओ के पार्टी के भी लोग थे जो माओ को क्रिटिसाइज करते थे। इनको भी टारगेट किया गया रेड गार्ड्स द्वारा। स्कूल और यूनिवर्सिटी को भी शट डाउन किया गया और स्टूडेंट्स को कहा गया कि खेतों में जाकर खेती करो। कहा जाता है 20 लाख तक लोगों ने अपनी जान गंवाई इस कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से। फिर 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हो गई
खराब हेल्थ की वजह से। 1976 में माओ की डेथ के बाद एक नए लीडर सामने आते हैं, डेंग जियाओपिंग। इनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है और इन्हीं के समय में रियल ट्रांसफॉर्म ऑफ चाइना शुरू हुआ। ये वो शख्स है जिसने माओ के खिलाफ आवाज उठाई थी। यही कारण था कि उन्हें कल्चरल रेवोल्यूशन में सारी पोजीशन से जबरन रिजाइन करना पड़ा था। डेंग ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इनमें से एक आइडियोलॉजी को सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स नाम दिया जाता है और दूसरा सिस्टम खड़ा किया, फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के नाम से। यही कारण था चाइना गरीबी से निकलकर बाहर आया। अगर 1978 को 1949 से कंपेयर करें तो 10 लाख से भी ज्यादा स्कूल्स हो चुके थे। इसके बाद चाइना गवर्नमेंट ने एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में बहुत इन्वेस्ट किया। चाइना की लिटरेसी रेट 1982 में करीब 66% थी और 2010 में करीब 96% हो गई। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो चाइना ने 2021 में अपना करीब 6% जीडीपी इन्वेस्ट किया। इसी पॉलिसी की मदद से आज चाइना की बड़ी कंपनी हुवाई एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। 1990s में 100 मिलियन लोगों को इस पॉलिसी की वजह से जॉब मिली। 1980 में फिर डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेटअप किया। इनमें टैक्स इंसेंटिव्स, स्ट्रीमलाइंड ब्यूरोक्रेसी और रिलैक्स्ड रेगुलेशन को इम्पोज्ड किया। 1980 में चाइना की एफडीआई $0.06 बिलियन थी और 2021 में ये $333 बिलियन से ऊपर चली गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड किया गया पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया और ईयर 2020 में ये $500 बिलियन को क्रॉस कर चुका था। डेंग जियाओपिंग कहते थे, क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स, मतलब नदी पार करते समय हम रास्ते में पत्थर से संभल कर नदी पार करते हैं। तो ये थी चाइना के बारे में कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।